है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और इससे पहले हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3rd लेक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी और इसके इंट्रोडक्शन पे ही अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। तो आज भी जो भी बेसिक टर्म्स है विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी ऑफ स्टील या स्टील स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोई अगर स्टील स्ट्रक्चर है तो उस पर अगर लोडिंग करते हैं तो लोडिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो जो भी डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन जनरेट होता है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व क्या होता है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कभी कभी कार्बन के बेसिस पे भी 3 टाइप के स्टील के टाइप्स पूछ लिया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टील, टाइप ऑफ स्टील कार्बन के बेसिस पे तो 3 टाइप के होते हैं आपका, तो मेनली यूज करते हैं। एक तो होता है फर्स्ट आपका लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को ही हम लोग बोलते हैं, लो कार्बन स्टील को हम लोग बोलते हैं हम माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील तो हम लोग नाम बहुत बार सुने हैं, माइल्ड स्टील, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लो कार्बन स्टील। और दूसरा नाम भी इसका है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील। तो यह एक ही टाइप है, चाहे लो कार्बन स्टील हम लोग बोले या तो माइल्ड स्टील बोले या तो प्लेन कार्बन स्टील बोले, तीनों का मीनिंग क्या है, एक ही होगा। अब यह होता एक्चुअल में क्या है, तो यह जितने भी यह जो भी हम लोग नाम पढ़ रहे हैं, चाहे माइल्ड स्टील हो या लो कार्बन स्टील है या प्लेन कार्बन स्टील है, तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें जो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी किस चीज का, कार्बन की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगा, कम होगा, लेस, सबसे कम क्वांटिटी ऑफ कार्बन लेस। पहला पॉइंट तो यह हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट यह है कि जैसे हम लोग जितने भी स्टील मार्केट में बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें से सबसे जो कॉमन स्टील होता है वो आपका लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील होता है। तो सेकंड पॉइंट याद रखेंगे, इट इज मोस्ट कॉमन form of steel, form of steel, it is most common form of steel। अब मोस्ट कॉमन स्टील फॉर्म क्यों है ये, क्योंकि जब हम लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसकी जो प्राइस होती है वह क्या होती है, बहुत लो होती है ना, बिकॉज इट्स प्राइस इज रिलेटिवली लेस। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या तो हो जाएगा यहाँ से, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं यह है कि इसका प्रोडक्शन और सप्लाई ज़्यादा होता है। तो सप्लाई के लिए क्या होगा, इट इज रिलेटिवली लो प्राइस, तो जो इसकी प्राइस होगी सबसे कम होती है। अब चूंकि लो कार्बन स्टील है तो कार्बन का परसेंटेज क्या होता है इसमें, लो कार्बन स्टील है तो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट याद रखेंगे, फोर्थ पॉइंट कार्बन का परसेंटेज क्या होता है। तो कार्बन की जो परसेंटेज होती है माइल्ड स्टील में वह होता है 0.05 टू 0.25%। माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होगी वो क्या कितना होता है, 0.05 टू 0.25%।
फिफ्थ पॉइंट याद रखेंगे। तो एक तो ये सस्ता होता है, इट इज वेरी चीप, सस्ता होगा इसलिए ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इजी टू फॉर्म, एंड इजी टू फॉर्म, और बनाने में आसानी होती है, इसलिए इसका जो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील का। तो इतने पॉइंट तो याद रखना पड़ेगा लो कार्बन स्टील के बारे में। सेकेंड जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, सेकेंड जो टाइप आपका, टाइप सेकेंड मीडियम कार्बन स्टील। तो मीडियम कार्बन स्टील अगर लो कार्बन स्टील से कंपेयर करें तो इसका जो सप्लाई और प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, ठीक है, और इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है इसके कंपेयर में। तो मीडियम इसलिए क्योंकि लो से कुछ ज़्यादा होगा। तो मेन अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन की जो परसेंटेज उसमें होता है ये होता है 0.25 से। तो यहाँ पे क्या था, कार्बन की परसेंटेज 0.05 टू 0.25%, यहाँ पे हो जाएगा 0.25% टू 0.6%। थर्ड अगर हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टील ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, तो थर्ड आपका हो जाएगा हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील में यानी कार्बन की परसेंटेज क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो कार्बन की परसेंटेज क्या होता है इसमें, तो कार्बन की परसेंटेज होती है 0.6 टू 1.1%। तो इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी, इसका मतलब यह है डक्टिलिटी एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील कम होगा, और इसमें ब्रिटलनेस ज़्यादा होगा, और हार्डनेस ज़्यादा होगा, और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील। अगर इन तीनों कार्बन का हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें, जो भी तीन टाइप्स हम लोग पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ स्टील ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, अगर इसका स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व हम लोग ड्रा करें तो एक्स एक्सिस पे हम लोग रखते हैं स्ट्रेन, एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, ये ओरिजिन हो गया। वाई एक्सिस पे हम लोग रखेंगे स्ट्रेस, और स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे होगा। तो यह डायग्राम मिलेगा, जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, डक्टिलिटी घटती जाएगी। तो ये आपका लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, ये आपका हो जाएगा मीडियम कार्बन स्टील स्टील, और यह हो जाएगा आपका हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि यह जो डिनोट करता है ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेन देता है, और यील्डिंग पॉइंट पे से हम लोग जो स्ट्रेस निकालते हैं तो यील्ड स्ट्रेस देता है। कभी कभी क्वेश्चन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से भी आता है, तो कैसे क्वेश्चन बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम से, वो हम लोग देखते हैं पहले। फर्स्ट यूनिट में अगर हम लोग स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सिलेबस में भी है पढ़ना
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो कर्व हम लोग पढ़ ले रहेंगे स्टील के लिए, तो माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए लेके चल रहे हैं। तो और ये हम लोग पहले से जानते भी हैं इसका डायग्राम। तो माइल्ड स्टील की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से कर्व होगा। तो सेम वही एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या डिनोट करेंगे, स्ट्रेन एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, और वाई एक्सिस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं स्ट्रेस, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। जो बिल्कुल स्ट्रेट पोर्शन होगा इस कर्व का, स्ट्रेट पोर्शन, वहां पे हम लोग ये अगर ओ पॉइंट ले लिए, इसको एज्यूम कर ले रहे हैं ए पॉइंट, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं बी पॉइंट, और यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट, यहाँ पे ई पॉइंट, यहाँ पे एफ पॉइंट, और यहाँ पे जी पॉइंट। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं या आते हैं, जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्टील के लिए जो डायग्राम हम लोग ड्रा करते हैं उसमें कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स आते हैं। तो अगर हम लोग वो तो ओरिजिन पॉइंट होता है, इसका मतलब ये है यहाँ पे ना तो लोडिंग हुआ है ना तो कोई डिफॉर्मेशन है। ओरिजिन पे अभी क्या है, ये इनिशियल कंडीशन में है, अभी लोडिंग नहीं लगा है। अब धीरे धीरे लोडिंग लगाना, आप स्टील का जो मेंबर है जो बना है किससे, माइल्ड स्टील से बना है। कौन सी स्टील से बना है, माइल्ड स्टील से बना है। लोडिंग आप बढ़ा रहे हैं और उसमें जो भी डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन हो रहा है वह आप मेजर कर रहे हैं, और उस वैल्यू के बेसिस पे आप कर्व ड्रा कर रहे हैं, तो वह कर्व ही यह डिनोट करेगा जो हम लोग यहाँ पे ड्रा किए हैं। तो अगर माइल्ड स्टील है तो इस तरह से कर्व आएगा। तो यहाँ से O से A अगर बात करें, O A, तो यह होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यह है कि इस रेंज के अंदर जितने भी ऊपर से आप लोडिंग लगाएंगे या लोडिंग के अंडर में जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा, जितनी लोडिंग लगाएंगे उसके प्रोपोर्शनल, उसके समानुपाती क्या होगा, डिफॉर्मेशन होता है। तो यह रेंज ये बताता है, यानी इस रेंज के अंदर क्या होगा, जितना आप लोडिंग लगाएंगे उसी के रेशियो में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होता है। और जहां पे यह रिलेशन कहीं पे भी जनरेट होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। तो इसका मतलब ओ से ए तक जो आपका रेंज है, जो पोर्शन है कर्व का, वह हुक्स लॉ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम लोग थर्ड सेकेंड पोर्शन की बात करें, जैसे सपोज करिए ओ ए बी तक, तो ओ ए बी तक क्या है, इलास्टिक जोन है, यानी इलास्टिक मटेरियल की तरह भी है। इलास्टिक का मतलब यह है कि बी तक अगर आप लोडिंग रिमूव भी कर देंगे तो जो मटेरियल है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यानी बी क्या है, इलास्टिक पॉइंट पे। उसके बाद अगर बी को बियॉन्ड जा रहे हैं हम लोग, लोडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर आप लोड हम लोग रिमूव भी कर रहे हैं तो जो मटेरियल है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बी के आगे जाएंगे, लोडिंग करेंगे, तो प्लास्टिक जोन में हम लोग क्या करने लगते हैं, एंटर करने लगेंगे। तो सी जो पॉइंट होता है, सी पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं अपर इल्ड पॉइंट। अब यहां से क्या है, इल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अपर इल्डिंग या अपर इल्ड पॉइंट, इसको बोलेंगे अपर इल्ड पॉइंट, और डी को बोलते हैं लोअर इल्ड पॉइंट, लोअर इल्ड पॉइंट। तो जब भी इल्डिंग स्टार्ट होगा, जो इनिशियल इल्डिंग होगा वो आपको डिनोट करेगा अपर इल्डिंग से। उसके बाद एक स्मूथली मूव करने लगेगा मटेरियल, जब भी आप लोडिंग बढ़ाएंगे तो लोअर इल्ड को डिनोट करेगा। और जो जोन होता है, जो आपका डीई रेंज होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक इल्डिंग, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक इल्डिंग। और जो रेंज आपका होता है ई से एफ तक,
जो कर्व फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग। एफ को हम लोग बोलेंगे, एफ पॉइंट यहाँ पे जो भी रीडिंग देगा या अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहां से मिलता है एफ पॉइंट। और जी को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। जी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, यानी इस पॉइंट तक अगर हम लोग लोडिंग करते करते पहुंच गए हैं तो इसके बाद अगर थोड़ा सा भी लोडिंग आप बढ़ाएंगे तो मटेरियल या स्ट्रक्चर क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा जी पॉइंट के बाद। तो इसलिए जी को हम लोग बोलते हैं, जी को बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अब जो जोन या पोर्शन होगा इस स्ट्रेन कर्व का एफ जी पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं नेकिंग जोन। यानी जब टूटने वाला होगा तो एक स्मूथली फ्लो होने लगता है मटेरियल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेकिंग जोन। तो स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील स्ट्रक्चर, स्टील में हम लोग कौन सा स्टील ले रहे हैं, माइल्ड स्टील, और उसके ऊपर लोडिंग करेंगे और डिफॉर्मेशन हम लोग क्या करते रहेंगे, मेजर करते रहेंगे। तो ये सारे पॉइंट कर्व से डिनोट करते हैं, ये सारे टेक्निकल पॉइंट आते हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अगर एक जो लीनियर पोर्शन बताएगा कर्व का, वो लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बताएगा, और इस रेंज के लिए क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। और हुक्स लॉ वैलिड कहने का मतलब ये है कि इस जोन में, इस पोर्शन में कर्व के अगर आप लोडिंग की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो उसी के रेशियो में क्या होता है, स्ट्रेन भी जनरेट होता है। बी पॉइंट क्या बताता है, बी पॉइंट अगर हम लोग बोल रहे हैं इलास्टिक का मतलब ये है कि बी पॉइंट तक अगर हम लोग लोडिंग किए हैं और इसके बाद अगर लोडिंग हम लोग रिमूव कर देंगे तो प्लास्टिक जो मटेरियल है वह अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती है, इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। बी को बियॉन्ड अगर हम लोग लोडिंग कर रहे हैं तो अगर लोड हम लोग रिमूव भी करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, यानी प्लास्टिक जोन के अंदर या प्लास्टिक में कन्वर्ट होने के लिए इंटर होने लगता है। तो जब सबसे पहले यील्डिंग स्टार्ट होगा तो सी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अपर यील्डिंग पॉइंट, जहां से यूनिफॉर्म फ्लो होने लगेगा मटेरियल का, वहां उसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। तो और डीई एक जब यूनिफॉर्म फ्लो होता रहेगा तो डीई जो जोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक यील्डिंग। और उसके बाद फिर लोडिंग आप बढ़ाएंगे, बहुत तेजी से डिफॉर्मेशन होगा। तो डीई जो जोन होता है या पोर्शन होता है स्ट्रेन कर्व का, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग। एफ पॉइंट पे यानी ये मैक्सिमम स्ट्रेस या लोड बियर करने की जो अपर लिमिट है वो एफ पे जनरेट होता है, एफ पॉइंट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यानी फेलियर होने से पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है किसी मटेरियल का, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसलिए एफ पे जो लोड आएगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। उसके बाद जो जोन होगा, यानी सडनली क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लोडिंग बढ़ा भी रहे हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी लोड बियर करने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। तो जो पोर्शन जनरेट होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, यानी एफ टू जी, उसे बोलेंगे नेकिंग पॉइंट। और उसके बाद अगर लोडिंग हम लोग बढ़ा भी रहे हैं तो सडनली क्या होगा, स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएगा, और जिसपे ब्रेक करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील स्ट्रक्चर। अगर इस कर्व से क्वेश्चन कभी आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी डायग्राम के ऊपर। सपोज करिए ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है, ये कर्व दिया है। तो ये आपका वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस सिग्मा,
और ये हमारा क्या है, स्ट्रेन एक्सिस, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। और यहाँ पे जीरो रीडिंग है, इस तरह से आपका 100, 200 और 300, 400 और इस तरह से है 500, ये रीडिंग बने। तो स्ट्रेस हम लोग लेके चल रहे हैं, जो यूनिट है न्यूटन पर mm का स्क्वायर। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है स्ट्रेन। तो ये रीडिंग दिया आपका, स्ट्रेन की वैल्यू भी दिया है। तो स्ट्रेन की वैल्यू तो सपोज करिए यहाँ पे इस तरह से दिया 0.01, यहाँ पे 0.02, 0.03, इस तरह से रीडिंग बना है, 0.04, तो इस तरह से रीडिंग है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फर्स्ट पॉइंट डिटरमाइन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई की वैल्यू पूछेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ दिया। सेकेंड पॉइंट क्या पूछ सकता है, पूछेगा यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू निकालिए, यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा इस कर्व के लिए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछ सकता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगा। फोर्थ पॉइंट पूछ सकता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, ब्रेकिंग या फ्रैक्चर स्ट्रेंथ क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट परसेंटेज इलोंगेशन क्या होगा, परसेंटेज इलोंगेशन क्या होगा। तो यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। तो अगर फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें सॉल्यूशन की, फर्स्ट पॉइंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, तो ई निकालने के लिए जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से और वैल्यू दिया है, स्ट्रेस का वैल्यू दिया है, स्ट्रेन का वैल्यू भी एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है, और इस तरह से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो हमें क्या यहाँ करना है, स्ट्रेस ई निकालने के लिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ, याद रखेंगे क्या होगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट स्लोप ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्ट्रेट पोर्शन है उसका स्लोप निकालिए। तो ये हम लोग देखेंगे कि कितने पोर्शन तक स्ट्रेट हो रहा है। तो अगर हम लोग की रीडिंग सपोज करिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना है, तो स्लोप अगर निकालेंगे तो यानी यह स्लोप जो भी थीटा निकलेगा, यानी इतना पोर्शन अगर स्ट्रेट हम लोग ले रहे हैं, बहुत सिंपल है, आप देख लेंगे अब कितना पोर्शन स्ट्रेट बन रहा है, तो उस स्ट्रेट पोर्शन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप इक्वल टू वही सेम डी बाई डी एक्स, यानी वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस यानी स्लोप निकालने के लिए इस कर्व का ये होगा। तो ये रीडिंग कितना यहाँ से नोट कर लेंगे, तो सपोज करिए ये रीडिंग कितना है 350, ठीक है, तो आएगा वर्टिकल पे कितना 350। अब dx यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस कर्व के लिए इतना आ जाएगा, तो यह वैल्यू कितना है 0.01, तो डिवाइड बाय 0.01 सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर।
तो कॉन्सेप्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ई अगर निकालना है, चाहे कितने भी क्रिटिकल फिगर दिए हों, कोई भी आपका कर्व है, तो याद रखेंगे कि स्टेट जो पोर्शन होगा उस स्टेन कर्व का उसका स्लोप निकालेंगे और वही वैल्यू क्या देगा, ई। सेकंड पॉइंट, यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है। सेकंड पॉइंट, यील्ड स्ट्रेस कैसे निकालेंगे अगर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है। तो सेकंड पॉइंट के लिए क्या याद रखेंगे, हम लोग जानते हैं यील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स टू होता है आपका, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Fy से, और यह होता है 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। तो प्रूफ स्ट्रेस यानी इक्वल्स टू स्ट्रेन हो जाएगा, तो 0.2% ऑफ स्ट्रेन, यानी अगर 0.2% पे स्ट्रेन की वैल्यू निकाल दें तो वही प्रूफ स्ट्रेस हो जाएगा, और वो जो वैल्यू 0.2% ऑफ स्ट्रेन निकालेंगे वो उस पे जो स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालेंगे वो स्ट्रेंथ क्या देगा, यील्ड स्ट्रेंथ देता है। तो 0.2% निकालेंगे तो Fy इक्वल्स टू क्या हो गया, Fy इक्वल्स टू हो गया 0.2%, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 0.2 डिवाइड बाय 100 स्ट्रेन एप्सिलॉन कर दे रहे। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.002 स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है, Fy की वैल्यू इस स्ट्रेन पे जो स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी, यानी इतने स्ट्रेन पे जो स्ट्रेंथ की वैल्यू आती है वो आपका होगा यील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर इस स्ट्रेन की हम लोग बात करें तो सपोज करिए अगर स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे अगर स्ट्रेन कितना है, अगर ये स्ट्रेन यहाँ पे 0.002 है, ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू ये 0.01 है तो छोटा ही होगा क्योंकि 2 जीरो है, 0.002 है, इसका मतलब इसके इधर ही होगा ये वैल्यू। अब यहां निकालने के लिए वैल्यू क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या, ये स्ट्रेंथ है, ये क्या है, स्ट्रेन है, ये स्ट्रेंथ है और ये क्या है, स्ट्रेन है। तो इस स्ट्रेंथ से क्या करते हैं, जो लीनियर पोर्शन है उसी के पैरेलल चलते हैं, उस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से, ये क्या हो गया, ये पॉइंट आप जूम कर ले, तो इस पॉइंट से स्ट्रेट जो पोर्शन होता है उसके पैरेलल चलेंगे। तो यहां से पैरेलल चलेंगे, यहां से पैरेलल चलेंगे आप स्ट्रेट पोर्शन के पैरेलल, तो स्ट्रेट पोर्शन के पैरेलल चलेंगे तो जहां पे कट करेगा उस पॉइंट से क्या करिए आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए स्ट्रेंथ वाले एक्सिस पे, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये नोट कर लीजिए। तो जो वैल्यू सपोज करिए आपका 400 से ऊपर है और ये आ गया आपका 420 आ रहा, सपोज करिए 420, तो 420 क्या देगा, यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा, 420 क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ। यानी यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे हम लोग क्या निकालते हैं, 0.2% ऑफ स्ट्रेन निकालेंगे, और उस स्ट्रेन के वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, जो लीनियर पोर्शन होता है उसी के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन जहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कट करेगा वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, कहाँ पे, स्ट्रेस वाले एक्सिस पे, और जो वैल्यू निकल के आता है वही वैल्यू क्या देता है, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू देगा। तो इसी के पैरेलल चलते हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे इस पॉइंट के पैरेलल क्या करेंगे, अब पैरेलल टू स्ट्रेट पोर्शन, तो इस पॉइंट से क्या करते हैं, स्ट्रेट जो पोर्शन होता है उसी के पैरेलल चलते हैं, और जहां पे कट करेगा वही स्ट्रेंथ की वैल्यू जो देगा उसी को हम लोग बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो कोई वैल्यू आ गया, सपोज कि 400 के ऊपर हम लोग
रीडिंग नोट कर ले रहे हैं 420, तो वैल्यू क्या हो गया 420 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी यील्ड स्ट्रेस अगर निकालना है तो यह प्रोसीजर याद रखेंगे। 0.2% पर स्ट्रेन निकालेंगे और उस स्ट्रेन पॉइंट से क्या करेंगे, लीनियर पोर्शन के पैरेलल चलेंगे, जहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कट करेगा वहां से उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ वाली वैल्यू निकाल लेंगे, और जो स्ट्रेंथ वाली वैल्यू निकल के आएगी वही देगा यील्ड स्ट्रेस। अब थर्ड अगर निकालना अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो ये तो बहुत सिंपल, हम लोग पढ़े थे पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू देता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो अगर ये दोनों कर्व है, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला जो सेकंड पोर्शन है बिफोर फेलियर वही सबसे ज्यादा हो, यानी वही पोर्शन वही कर्व सबसे ज्यादा वैल्यू दे, यील्डिंग वाला भी ज्यादा हो सकता है। तो अगर सेकेंड वाला ये वाला पोर्शन हम लोग ज्यादा लेके चल रहे हैं तो इससे जो पीक पॉइंट होगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगा, सपोज करिए आपका 400 है या 500 है, तो 500 से कम आएगा, और ये रीडिंग सपोज करिए आपका 480 आ रहा है, तो 480 क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। 480 क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया आंसर। तो ये तो सिंपल था। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी जहां से ब्रेक हुआ, जिस पॉइंट से ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्ट्रेंथ निकाल लीजिए, ब्रेकिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्ट्रेंथ निकाल लीजिए, तो जो भी स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो यहां से अगर नोट करेंगे तो 300 के ऊपर आ रहा है, तो 300 के ऊपर आ रहा है इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, 310 320। तो अगर ये सपोज कर रहे हैं ये यहाँ पे रीडिंग आपका 320 आ रहा है, तो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस है। तो अल्टीमेट और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकालना तो सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है निकालने के लिए इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन के अंदर, वह आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ। लास्ट वाला पोर्शन देखते हैं, इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज इलोंगेशन निकालना है अगर, तो ब्रेकिंग पॉइंट पे जाते हैं और ब्रेकिंग पॉइंट से क्या करते हैं, पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ब्रेकिंग पॉइंट पे जाएंगे और जो स्ट्रेट पोर्शन है उसके पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह से ब्रेकिंग पॉइंट पे जाएंगे, स्ट्रेट पोर्शन के पैरेलल क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। कहीं कट करेगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस क्या है, स्ट्रेन एक्सिस है, तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू आएगी। सपोज करिए यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू है आपका 0.075 है, कुछ भी होगा, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग रीडिंग एज्यूम कर लेके चल रहे हैं 0.075% है, तो सॉरी 0.075 है, एमएम में होगा आपका स्ट्रेन, सॉरी कोई वैल्यू नहीं होगी, स्ट्रेन की कोई यूनिट लेस होता है। तो यहाँ से जब भी परसेंटेज इलोंगेशन निकालना होगा, जो भी रीडिंग आएगा कितना था 0.075, उसी मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये आ गया आपका परसेंटेज इलोंगेशन। तो परसेंटेज इलोंगेशन ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7.5%, तो ये आंसर। तो परसेंटेज इलोंगेशन निकालने लिए क्या करेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट पे जाते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट से जो स्ट्रेट पोर्शन होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, उसके पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करेगा वो रीडिंग नोट कर लेते हैं, उसी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी कभी आपको परसेंटेज इलोंगेशन के बेसिस पे जस्टिफाई करने के लिए पूछ सकता है कि आप बताइए कि परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन इतना है और किस तरह का मटेरियल है। तो नोट करके याद रखेंगे, नोट करके इफ परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, इफ परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ग्रेटर देन 15%, कहीं सॉल्व किए आप
और परसेंटेज इलोंगेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 15% है, इसका मतलब यह है जो मटेरियल है वो क्या है, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के लिए जो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 15% होना चाहिए। और अगर परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, अगर इसकी वैल्यू, परसेंटेज इलोंगेशन की वैल्यू आपका 5 to 15 के बीच में है, 5 to 15 के बीच में है, तो मटेरियल ना तो कंप्लीटली कह सकते हैं डक्टाइल है, ना तो हो सकता है ब्रिटिल है, यानी बीच में है। तो बीच वाले जो मटेरियल है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरमीडिएट मटेरियल। दोनों के प्रॉपर्टी होंगे ब्रिटिल और डक्टाइल। और अगर आपका परसेंटेज इलोंगेशन की वैल्यू, परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन 5% है, इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल है जिस पे आप टेस्टिंग किए हैं और जिसके लिए परसेंटेज इलोंगेशन निकाले, वो मटेरियल क्या है, ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। तो परसेंटेज इलोंगेशन का मतलब यह है कि कितना इनिशियल पोजीशन से कितना वो डिफॉर्म हुआ है, कितना परसेंट डिफॉर्म हुआ है, तो यह हमको डिनोट करता है, यह हमको बताता है परसेंटेज इलोंगेशन। तो अगर कम डिफॉर्मेशन हो रहा है, कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो मटेरियल क्या है, ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल हम लोग देखते हैं कि डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, जैसे लोडिंग लगाते हैं कुछ टाइम बाद सडनली क्या होगा, वो ब्रेक हो जाता है, यानी डिफॉर्मेशन के लिए डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। इसलिए अगर किसी मटेरियल में परसेंटेज इलोंगेशन की वैल्यू लेस देन 5% है, तो मटेरियल क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक आध क्वेश्चन आने की कंपटीशन में और 1 में प्रोबेबिलिटी हो जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब तक कोई ज़रूरी नहीं है जितना हम लोग पढ़े हैं एग्जाम में पूछा, लेकिन यह कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे परसेंटेज इलोंगेशन की बात हो या तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो या टाइप ऑफ स्टील ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हो, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकेंड हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए भी मिलेगा। प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, अगर यह प्रॉपर्टी ऑफ स्टील हम लोग बोल रहे हैं केवल या स्टील स्ट्रक्चर, तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्टील और स्टील स्ट्रक्चर सेम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल फर्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टील की होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होना चाहिए, अगर कोई स्टील या स्टील स्ट्रक्चर है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, तो ई की वैल्यू क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और स्टील स्ट्रक्चर, तो यह जो वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा, हमेशा चेंज नहीं होगा। यह वैल्यू होता है 2 लेते हैं, वैसे 2 से 2.15 तक होता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल हम लोग यूज करते हैं तो 2, तो रेंज लेकिन होता है 2 to 2.15 इंटू 10⁵ यूनिट जो होगा, ये वाली जो यूनिट होगी एमपीए मेगा पास्कल, तो मेगा पास्कल ये इक्वल टू आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस जो हम लोग जानते हैं सेकेंड नेम शियर मॉडुलस। तो इसकी वैल्यू होती है 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी,
थर्ड पॉइजन रेशियो,